स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल के इस अंक में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ है हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़े अतारांकित प्रश्नों की और आपको बताएंगे कि जो लिखित रूप से इन प्रश्नों के जवाब दिए गए राज्यसभा के 251वें सत्र में उनमें क्या जानकारी सामने आई है। पहला जो प्रश्न है वो है अखिलेश प्रसाद सिंह का। इन्होंने आकाशवाणी में संचारक केंद्र के बारे में जानकारी मांगी, तो क्या उत्तर मिला है? बिल्कुल प्रीति, जो आकाशवाणी को लेकर के है, जिसको ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं हम लोग, उसको लेकर के बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि संचार और जो सूचना क्रांति आई है उसमें बहुत सारा जो मतलब आप देख रहे होंगे कि बदलाव आए हैं पूरे जो तंत्र में। लेकिन इसके बावजूद आज भी जो आकाशवाणी है वो काफ़ी लोकप्रिय है, और जो एफएम चैनल वगैरह हैं, जो एफएम रेडियो है, वो भी लगातार अपनी जो कई तरह से जो लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो वगैरह भी विस्तृत हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल स्पेसिफिक है कि इस समय देश में जो चल रहे आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, राज्यवार विवरण मांगा है, और ये भी पूछा कि आकाशवाणी के चैनल कितने चल रहे हैं। तो ये जवाब जो दिया है प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि कई अन्य मंत्रालयों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि देश में जो आकाशवाणी के कुल केंद्र हैं, यानी रेडियो के जो केंद्र हैं, वो हैं 482, और इनका एक पूरा विवरण भी दिया है राज्यवार। और इस समय जो विविध भारती सेवा है, एफएम सेवा है, इनके समेत कुल जो है आकाशवाणी के 326 चैनल हैं जो चल रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कितना पॉपुलर है और किस तरीके से ये लाइफलाइन बना हुआ है। और जवाब में ये भी दिया हुआ कि राज्यवार जो कहाँ कहाँ आकाशवाणी केंद्र हैं, तो जैसे आंध्र प्रदेश में 14 केंद्र हैं, अरुणाचल प्रदेश में 34 है, असम में 22 है, बिहार में 15 केंद्र हैं, और गुजरात में 16 केंद्र हैं। उस तरह झारखंड में 13 हैं, कर्नाटक में 20 है, 30 केंद्र महाराष्ट्र में हैं, 10 मिजोरम में हैं, और राजस्थान में 26 है, उत्तर प्रदेश में भी 26 है, उत्तराखंड में 22 केंद्र हैं। तो इसको देखने से ये लगता है कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें आकाशवाणी केंद्रों की संख्या ज़्यादा है। और संघ राज्य क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो केंद्र है वो जम्मू कश्मीर में 17 हैं, लद्दाख में 7 आकाशवाणी केंद्र हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। मुझे याद आता है कि पिछले दिनों में मैंने मतलब लद्दाख का जो दौरा किया, तो वहाँ के एक बड़े नेता ने बताया कि जब कनेक्टिविटी वगैरह का इशू था उस समय जो है लोग रेडियो का उपयोग संदेशों के देने में भी करते थे। तो अपने आप में आकाशवाणी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में। अब जो अगला है वो मीडिया को लेकर के कि सेंसर रहित मीडिया की विषय वस्तु को, यानी मीडिया कंटेंट जो है उसको लेकर के सवाल जो एन गोकुल कृष्णन जी का है, क्या जवाब है प्रीति? ये भी दिलचस्प सवाल है, हमें लगता है। जी अरविंद जी, जो सेंसर रहित यानी सेंसर के बिना मीडिया विषय वस्तु है उसे लेकर जो प्रश्न पूछा है एन गोकुल कृष्णन ने, उन्होंने 3 भागों में प्रश्न पूछा और ये पूछा है कि क्या सरकार को ये जानकारी है कि जो सेंसर रहित यानी सेंसर के बिना मीडिया विषय वस्तु, विशेष रूप से टीवी और सोशल मीडिया, दर्शकों के दिमाग को प्रदूषित और बच्चों के चरित्र को खराब कर रहे हैं। क्या ओवर द टॉप कंटेंट मीडिया सेवाओं में प्रतिहिंसक विषय वस्तु और सेक्स का अश्लील चित्रण बढ़ रहा है? अगर हाँ, तो सरकार इस खतरे के निवारण के लिए कौन कौन से कदम उठाने का विचार रखती है? साथ ही एक भाग और है इसमें प्रश्न का। इसका उत्तर जो मिला है मंत्रालय की तरफ से, उसमें बताया गया है कि सभी प्राइवेट सैटेलाइट चैनल से ये अपेक्षा की जाती है कि वो केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 में यथा निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करें। और जब भी इन संहिताओं का कोई उल्लंघन अगर सिद्ध होता है कि नहीं माने गए हैं, इससे अलग काम किया गया है, तो दोषी चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में वेबसाइट वगैरह जो हैं, इनमें सामग्री से संबंधित प्रावधान हैं। इस अधिनियम की धारा 69 का के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था या उपयुक्त से संबंधित कोई भी अगर संज्ञेय अपराध करने के लिए भड़काने से रोकने से संबंधित मामले होते हैं, तो उन पर सूचना, वेबसाइट या यूआरएल जो भी इसका उल्लंघन कर रहा होता है, उन्हें ब्लॉक किया जा सकता है। आगे उन्होंने बताया कि वेब चैनल जो इस अधिनियम के तहत मध्यस्थ है, उनसे अपेक्षा है कि वो सूचना प्रौद्योगिकी से जो जुड़ी नियमावली है 2011, उसमें निर्धारित
उचित सावधानी बरतें। पहले राज्य सरकारों द्वारा जो लगाए जाने वाला मनोरंजन कर था, कर को लेकर भी जानकारी मांगी है, तो उसमें बताया पहले राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले मनोरंजन कर को 1/7/2017 से जीएसटी के तहत सम्मिलित किया गया है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब जैसे निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस है, उसकी सुगम्यता या फिर सेवाओं को, इन पर 18% जीएसटी है। और OIDAR सेवाओं को एकीकृत वस्तु और सेवा कर यानी IGST अधिनियम 2017 की धारा 2(17) के तहत परिभाषित भी किया गया है। ये उत्तर यहाँ पर आया है। अगला जो प्रश्न हमारा इस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़ा हुआ अरविंद जी, वो है टीवी चैनलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। डॉक्टर शांतनु सेन का ये प्रश्न है, इसमें क्या उत्तर मिला है? प्रीति, ये जो डॉक्टर शांतनु सेन है, इन्होंने कई हिस्सों में सवाल को पूछा है और जवाब भी ये पूछा है कि जो टीवी चैनलों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में जो कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और नियमों का उल्लंघन किया है, और उसका वर्षवार विवरण वगैरह मांगा है। और इसका जवाब प्रकाश जावड़ेकर जी ने दिया है, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। उन्होंने इस जवाब का एक हिस्सा आपने जो जवाब दिए हैं उससे आ गया है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने बताया कि जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क जो रेगुलेशन अधिनियम है 1995 का, उसके तहत जो है अपेक्षा की जाती है कि जितने भी टीवी चैनल हैं वो उसको मानेंगे। और इसके तहत जो ये अधिनियम है, इसके तहत जितने भी इसके कोड हैं उसके उल्लंघन के लिए सरकार ने प्राइवेट चैनलों के संबंध में चेतावनी और एडवाइजरी जारी करने, क्षमा स्क्रॉल चलाने और प्रसारण बंद करने के आदेशों सहित तमाम कार्रवाई इसमें की है। और ये बस इसका जवाब यही है, यहीं तक है। इसमें अगर आप देखेंगे प्रीति तो एक संक्षेप में जवाब है ये। अगला जो है जो सवाल है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो ऑनलाइन वीडियो ऑनलाइन वीडियो जो चलते हैं उनके कंटेंट के रेगुलेशन को लेकर के शांता छत्री जी का जो सवाल है, क्या इस तरह का रेगुलेशन कोई है या सरकार करने जा रही है? क्या जवाब है इसमें प्रीति? जी अरविंद जी, जो शांता छत्री जी का प्रश्न है, कहीं ना कहीं वो भी हमारे पिछले 2 प्रश्नों से लगभग मिलता जुलता ही है। इन्होंने ऑनलाइन वीडियो विषय वस्तु विनियमन को लेकर पूछा है सरकार से, और पूछा है कि क्या सरकार के पास ऑनलाइन वीडियो विषय वस्तु विनियमन के लिए कोई योजना है, क्योंकि हम देख रहे हैं टीवी से निकलकर जो ये संसार है ये बहुत बड़ा हो गया है। ऑनलाइन भी हम देखते हैं तरह तरह के कंटेंट जो हैं वो उपलब्ध हैं हम लोगों को, तो इसलिए इसके विनियमन को लेकर योजना के बारे में पूछा है। क्या सरकार वीडियो की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग संबंधी नया कानून करके शो की ऑनलाइन वीडियो विषय वस्तु की सेंसरशिप करके स्ट्रीमिंग कंपनियों पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है, नहीं तो कारण क्या है? मंत्रालय ने उत्तर दिया है और वही बताया है यहाँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में वेबसाइट आदि पर सामग्री से संबंधित प्रावधान है। और इस अधिनियम की जो धारा है 69 का, जैसा हमने बताया था, उसके तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ महत्वपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था या उपयुक्त से संबंधित कोई भी अपराध करने के लिए भड़काने से रोकने से संबंधित मामलों पर, चाहे वो किसी भी तरह की सूचना हो या वेबसाइट हो या URL के जरिए दिया जा रहा हो, उसे ब्लॉक किया जा सकता है, यानी प्रावधान है। और इसके अतिरिक्त जो संग्रहित सामग्री उपलब्ध करवाने वाली ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाएं हैं, उनसे उनकी सामग्री से संबंध विभिन्न घरेलू कानूनों का पालन करने की उनसे आशा की जाती है। और इसके साथ वेब चैनल जो इस अधिनियम के तहत मध्यस्थ हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि वो सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश नियमावली 2011 में जो भी नियम है उनका उचित सावधानी के साथ पालन करें। और OTT प्लेटफॉर्मों की बैठक भी सरकार ने बुलाई और एसोसिएशन स्व विनियमन भी तैयार की जा रही है। ये जानकारी भी यहाँ पर मंत्रालय ने दी है। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है मीडिया के अधिकारों के हनन को लेकर के सोम प्रसाद जी का एक प्रश्न है। अरविंद जी, क्या उत्तर मिला है इसमें? बिल्कुल, इस समय अगर आप देख रहे होंगे प्रीति, तो मीडिया को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सोम प्रसाद जी ने ये जानना चाहा कि क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो क्षेत्र है वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए मीडिया को या पत्रकारों के अधिकारों के हनन के बारे में कुछ याचिकाएँ या शिकायतें सरकार को मिली हैं, तो उसका विवरण मांगा है। और ये भी पूछा है कि जो हाल में प्रतिबंध लगाए गए तो उसके दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए या रिमांड पर लिए गए, पुलिस कार्रवाई में मारे गए या निरुद्ध किए गए मीडिया कर्मियों की
संस्थानवार संख्या और विवरण क्या है, और ये सब जानकारियाँ इन्होंने मांगी है और जवाब दिया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो कि सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने और अखबारों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार के लिए प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978 के तहत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय यानी भारतीय प्रेस परिषद, जिसको हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना की गई है। और इसने जो है तमाम शिकायतों का समाधान करने के लिए एक पूरा संस्थागत तंत्र इसके पास है, और ये स्वतः संज्ञान भी लेता है। जैसे अदालतें लेती है वैसे ये भी स्वतः संज्ञान लेता है। काउंसिल की जांच के लिए 2019-20 में इससे संबंधित 2 याचिकाएं मिली हैं, और ये भी जवाब में दिया गया कि संसद ने अनुच्छेद 370 के संबंध में कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें भारत के संविधान के सभी उपबंध लागू हो गए हैं, और जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख का इलाका है वहाँ उसका पुनर्गठन किया गया है। यूनियन टेरिटरी है दोनों, आपको पता ही है। तो जो प्रतिबंध वगैरह लगाए गए थे उसके बाद में शिथिल कर दिया गया है। जो शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था के तहत जो लोग नज़रबंद वगैरह किए गए थे, कार्रवाई की गई थी, उसका व्यवसायवार विवरण नहीं रखा गया है, ये कहा इन्होंने। लेकिन भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर या लद्दाख क्षेत्र में मीडिया से संबंधित कोई आदेश जारी नहीं किया है। ये इसका जवाब है प्रीति। तो क्या हमें लग रहा है हमारा समय समाप्त हो रहा है? जी अरविंद जी, आज का जो अंक है जिसमें हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़े प्रश्न लिए हैं, उसका समय यहीं पूरा हो गया है। अगले अंक में हम फिर किसी और विभाग से जुड़े अतारांकित प्रश्नों की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाज़त दीजिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।